नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। गौतम और गांधी के देश भारत को देखकर दुनिया आजकल हैरान है। शांति और अहिंसा के पुजारियों का ये देश आजकल नफरत और हिंसा के लिए सुर्खियां बटोर रहा है। हाल ही में देहरादून में अनुसूचित जनजाति से आने वाले त्रिपुरा के एक छात्र की हत्या हो गई। उसका अपराध था अलग चेहरा मोहरा। वो एक सैनिक का बेटा था, लेकिन उसे चीनी, चिंकी और मोमो कहकर मार डाला गया। आखिर इस घोषित अमृतकाल में ऐसा क्या हुआ है कि भीड़ अपने से अलग या असहमत लोगों की जान लेने पर आमादा है? आखिर चौराहे पर अदालत लगाने वाले इन भेड़ियों को तैयार किसने किया? किसने बताया कि जो अपने से अलग हैं, चाहे धर्म के मामले में हो, चाहे नस्ल के मामले में हो, उन्हें मार देना चाहिए? हैरानी तो यह है कि यह सब राष्ट्रवाद के नाम पर हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद को राष्ट्रवादी कहने वाले हत्यारे अब भारत की एकता के लिए खतरा बन गए? क्या इसके लिए वो दल और सरकारें जिम्मेदार नहीं हैं जिन्होंने लोगों को भीड़ में बदलने को ही राजनीति समझ लिया है? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे इस शो में। तो सबसे पहले ये तस्वीर आप देख रहे हैं एंजल चकमा और उसकी हत्या के खिलाफ ये प्रदर्शन जो त्रिपुरा से लेकर देहरादून तक हो रहे हैं। लोग गुस्सा हैं, खास तौर पर जो संजीदा लोग हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं। कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और एंजल चकमा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हर जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर उसकी जान क्यों ली गई? क्या हिंदुस्तान सिर्फ उनका है जिनके नाक नक्श कुछ खास तरह है, मसलन उत्तर भारतीयों की तरह? आखिर कौन था एंजल चकमा जिसने हिंदुस्तान के सभ्य होने पर, जिसकी मौत ने, जिसकी हत्या ने हिंदुस्तान के सभ्य होने पर सवालिया निशान लगा दिया है? ये तस्वीर कितने एक मासूम से दिखने वाले नौजवान की है। उम्र सिर्फ 24 साल थी। ये एमबीए का छात्र था। त्रिपुरा के उनाकोटी जिले का रहने वाला था। चकमा समुदाय से था जो आदिवासी है, यानी अनुसूचित जनजाति। देहरादून की जिज्ञासा यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में पढ़ रहा था। कितनी खूबसूरत बात है कि भारत अब वहां है जहां त्रिपुरा के बच्चे देहरादून में पढ़ रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। कभी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी, लेकिन ये लोगों को, कुछ लोगों को या खास विचारधारा से जुड़े लोगों को ये बर्दाश्त नहीं है। 9 दिसंबर की शाम एंजल अपने छोटे भाई माइकल के साथ सेलाकुई इलाके में किराने की दुकान पर गया था। वहां कुछ नशेड़ी युवकों ने इन सबको देखा और नस्लवादी गालियां दी। चिंकी हो, चाइनीज, मोमो। एंजल भी नौजवान था। उसने विरोध किया, कहा हम इंडियन हैं, चाइनीज नहीं। क्या इसे साबित करने के लिए हमें सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा? बस इतनी सी बात पर, इस प्रतिरोध पर उन गुंडों ने हमला कर दिया। एक ने कड़े से सिर पर मारा, दूसरे ने चाकू से गर्दन और पेट में भी घोंप दिया। एंजल की रीढ़ की हड्डी टूट गई, दिमाग और स्पाइन में गंभीर चोटें आईं। शरीर का दाहिना हिस्सा सुन्न हो गया। 17 दिन तक आईसीयू में जिंदगी और मौत से लड़ता रहा एंजल, पर बच नहीं सका। 26 दिसंबर को उसने दम तोड़ दिया। अब ये सारी जानकारियां जो हमले की बाबत आई हैं वो उसके छोटे भाई माइकल ने बताई हैं, जो अपने साथ था, अपने भाई के, और 2 दोस्त भी थे। तो माइकल के मुताबिक बाजार में एक जगह मोटरसाइकिल निकालते समय एंजल आगे था और वो फोन पर बात कर रहा था। इसी दौरान वहां पर कुछ युवक जो थे उन्होंने टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। चिकना, चिंकी, चाइनीज, जैसा हमने पहले बताया। जाहिर है शुरू में इन लोगों ने नजरअंदाज किया, लेकिन जब मोटरसाइकिल पर बैठे तो वो युवक सामने आ गए और गालियां देना शुरू कर दिया उन्होंने। माइकल का कहना है कि जब उन्होंने आपत्ति जताते हुए उनसे गाली देने का कारण पूछा तो उन युवकों ने हमला कर दिया। माइकल ने बताया कि एंजल खून से लथपथ हालत में था और भाई की हालत देखकर वो बेहद घबरा गया। शाम करीब 7 बजे किसी तरह एंजल को एम्बुलेंस से पास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, जहां पता चला कि उसके सिर पर भी कड़े से वार किया गया था और पीठ और रीढ़ में चाकू लगा था। और फिर वो लगातार
घर के लोग आए, कोशिश हुई, लेकिन 26 दिसंबर को एंजल नहीं रहा। हैरानी की बात है कि पुलिस और प्रशासन इन 17 दिनों में बेरुखी की इंतहा पर था। ये अब तमाम तेजी आई जब एंजल की मौत हो गई। आप सोच सकते हैं उस पिता पर क्या गुजरी होगी जो सरहद पर देश की सुरक्षा के लिए तैनात है और उसके नौजवान बेटे को चीनी बताकर मार डाला गया। जी हां, वो एक सिपाही का बेटा है। एंजल के पिता तरुण प्रसाद चकमा, ये बीएसएफ के 50 बटालियन में हेड कांस्टेबल हैं। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी सीमा सुरक्षा बल। देश की सीमा की सुरक्षा के लिए सीने पर गोली खाने को मुस्तैद रहने वाले तरुण प्रसाद के बेटे को तरुणाई में जान गंवानी पड़ी, क्योंकि उसकी शक्ल कुछ लोगों के लिए अलग सी थी। तरुण प्रसाद को देवभूमि उत्तराखंड के शैतानी निजाम से भी दो चार होना पड़ा। कानून कहता है कि घटनाओं की एफआईआर दर्ज करना पुलिस की जिम्मेदारी है। तमाम अदालतों के, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे निर्देश हैं, लेकिन तरुण प्रसाद का आरोप है कि उत्तराखंड पुलिस ने, देहरादून पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। यानी जब वो जख्मी हालत में अस्पताल में था, कहा बस छोटी बात है, ठीक हो जाएगा। 3 दिन लगे एफआईआर दर्ज करने में, वो भी हत्या की धाराएं नहीं जोड़ी गई। SC/ST एक्ट का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। कौन है मुख्यमंत्री? आप, पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड को ध्रुवीकरण की आग में झोंक चुकी बीजेपी के नेता और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इन्हें न पुलिस की लापरवाही दिखी और न 17 दिनों तक अस्पताल में जीवन मौत के बीच जूझ रहे एंजल चकमा की कराहे ही इनके कान तक पहुंच सकी। अब जब यह मुद्दा राष्ट्रव्यापी हो गया है तो 29 दिसंबर को इन्होंने एंजल के पिता से बात की, दुख जताया, बताया कि 5 आरोपित गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि एक नेपाल फरार हो गया है, उसे भी पकड़ने की कोशिश हो रही है। पर इस सब में संवेदना कितनी थी, इसका अंदाजा इस तस्वीर से लगाइए। इस बातचीत की तस्वीर को मीडिया में इस अंदाज में जारी किया गया है। धामी जी हाथ में फोन लिए बात कर रहे हैं, वीडियो भी था, दिखाया जा रहा है कि वो बात कर रहे हैं। उन सवालों का जवाब कौन देगा जिसके लिए सीधे मुख्यमंत्री धामी जिम्मेदार हैं? क्या है वो सवाल? आखिर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी क्यों की? यह घटना पुलिस को छोटी बात क्यों लगी? अगर पुलिस तुरंत कार्रवाई करती तो मुख्य अभियुक्त पकड़ा जा सकता था। उसके नेपाल फरार होने का जिम्मेदार आखिर कौन है? NHRC यानी मानव अधिकार जो आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसने देहरादून के डीएम और एसएसपी को नोटिस जारी किया है। जब ये इतना हल्ला हो रहा है, उत्तराखंड सरकार ने किसी को दंडित क्यों नहीं किया? अगर एंजल की जान बच जाती, यानी अगर वो सिर्फ अपाहिज होता, तो क्या इस जानलेवा हमले की धामी सरकार कोई फिक्र न करती, संज्ञान नहीं लेती? चर्चा इसलिए हो रही है कि जो एंजल है, एंजल चकमा, वो नहीं रहा। बीच के जो 16-17 दिन वो अस्पताल में तड़प रहा था, तब ये मुद्दा ही नहीं था, न उत्तराखंड सरकार के लिए न मीडिया के लिए। वैसे ये कोई अलग थलग घटना नहीं है, ये एक वैचारिक अभियान का नतीजा है कि देश में चारों तरफ आग लगी हुई है। दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में भी पूर्वोत्तर के लोगों को भेदभाव और नस्लवाद का सामना करना पड़ता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट लिखी है और इस घटना की कड़ी निंदा की है, जिसमें कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। वो सवाल, इन्होंने कहा है कि देहरादून में एंजल चकमा और उनके भाई माइकल पर जो हुआ वो नफरत का एक भयावह अपराध है, लेकिन ये नफरत रातों रात नहीं पैदा होती। सालों से इसे रोजाना खिलाया जा रहा है, खासकर हमारी युवा पीढ़ी को, जहरीले कंटेंट और गैर जिम्मेदार बातों से। और सत्ता में बैठी बीजेपी की नफरत उगलने वाली नेतागिरी इसे सामान्य बना रही है। सामान्य, न्यू नॉर्मल।
राहुल गांधी आगे कहते हैं, ये भारत सम्मान और एकता से बना है, डर और गाली गलौज से नहीं। हम प्यार और विविधता का देश हैं। हमें ऐसा मरा हुआ समाज नहीं बनना चाहिए जो अपने साथी भारतीयों पर हमला होता देख मुंह फेर ले। हमें सोचना होगा और सामना करना होगा कि हम अपने देश को क्या बनने दे रहे हैं। बेहद गंभीर सवाल है ये, हम अपने देश को क्या बनने दे रहे हैं। राहुल गांधी का सीधा इशारा बीजेपी और आरएसएस की ओर है। हाल के दिनों में इनसे जुड़े संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने क्रिसमस पर चर्चों और ईसाइयों पर हमले किए। पूरी दुनिया में थू थू हुई और उत्तराखंड तो एक नया प्रयोगशाला बन रहा है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हिंसा की खबरें उत्तराखंड से आती हैं। वैसे देश के अलग अलग हिस्सों में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसके पीछे एक निश्चित विचारधारा है जो खुद को राष्ट्रवादी कहती है, लेकिन आज राष्ट्र की एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है। आखिर ऐसा क्यों है कि एंजल चकमा की हत्या हो या देश के विभिन्न हिस्सों में अल्पसंख्यकों पर हमला, प्रधानमंत्री मोदी या आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत चुप ही रहते हैं। बीजेपी सरकारें कार्रवाई करने में आनाकानी करती हैं, जबकि यह घटना इतनी गंभीर है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में इसकी बेहद तीखी प्रतिक्रिया हो सकती है। मणिपुर में साल डेढ़ साल से जो हो रहा है हम देख रहे हैं, और भूलना नहीं चाहिए कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अलगाववादी आंदोलनों के पीछे एक विचार यह भी रहा है कि उनके साथ परायों जैसा व्यवहार किया जाता है। और देहरादून की घटना बताती है कि भारत की एक बड़ी आबादी इस बीमारी से ग्रस्त है और राष्ट्रवाद के नाम पर इसे और बढ़ाया जा रहा है। तो फिर देश एक कैसे रहेगा? याद कीजिए, डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ कहा था, भारत सही मायने में राष्ट्र तभी बन सकता है जब सब एक दूसरे के सुख दुख में साझीदार हों। यानी अगर मणिपुर में कोई अन्याय हो तो मैनपुरी में लोग दुखी हों, अगर दिल्ली में किसी के साथ जुल्म हो तो देहरादून में लोगों की आंख में आंसू आए। तभी भारत एक रह सकता है या एक राष्ट्र बन सकता है। इसलिए जो लोग भी या विचारधाराएं या संगठन, पार्टियां समुदायों के बीच नफरत फैलाती हैं, जाति, क्षेत्र, धर्म, नस्ल, क्षेत्र, भाषा, किसी भी वजह से, वे देश की असल दुश्मन हैं। वे आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ हैं। भारत के इन दुश्मनों को पहचानना जरूरी है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके हाथ में धर्म का झंडा है या राष्ट्रवाद का। आज के लिए बस इतना ही। अगर सच बताने का हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.